हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें पहली यूनिट हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है और दूसरी यूनिट में हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है हर्डमानिया के बारे में। हर्डमानिया के 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। और 3 लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर हर्डमानिया के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है जी, कि जैसे कि हमने उसके हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, हैबिट, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है हर्डमानिया का, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है ना, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एक बहुत बहुत विशेष और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस जो आपका बनाया गया उसमें हार्डमानिया के रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ना ही है, और इसमें भी स्पेशली हमको पढ़नी है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। किसे पढ़ना है बेटा? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ना है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। तो जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है उसे वो क्या है या क्या कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग कवर करेंगे तो आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो हार्डमानिया का जो रिप्रोडक्शन है, हार्डमानिया का जो रिप्रोडक्शन है बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना क्लास, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और जो लाइव क्लास आएगी उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और आपके सब्सक्राइब कर देने से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, इतने सारे साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि आप लोगों तक बीएससी सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, उनकी अच्छे से क्वालिटी कंटेंट वीडियोस को प्रोवाइड कराना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास आज की अपनी। तो सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो जनन तंत्र है, क्या है बेटा? जनन तंत्र है, इसके बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए क्लास में। अब बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हर्डमानिया का वो कैसा है, ठीक। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि हर्डमानिया एक हर्माफ्रोडाइट प्रोटोकाइनस यूरोकॉर्डेट होता है। पहली बात, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब क्या होता है। फिर मैंने बताया प्रोटोकाइनस होता है, और उसके बाद में ये क्या है बेटा, एक यूरोकॉर्डेट है। तो यूरोकॉर्डेट क्या है ये तो आपको पता है। यूरोकॉर्डेट कहने का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लार्वल स्टेज में उसकी जो टेल रीजन पाई जा रही है, उस टेल रीजन में किसका पाया जाना बच्चों? नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो टेल रीजन में, ठीक है, टेल रीजन में किसका पाया जाना बेटा? नोटोकॉर्ड का पाया जाना। ये यूरोकॉर्डेट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब होता है बेटा कि एक हर्डमानिया, मान लो कोई है, हर्डमानिया का एक कोई मेंबर है, और इस मेंबर के ऊपर मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल बोथ कैरेक्टर एक साथ ही प्रेजेंट हो, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अब सर एक टर्म और यहां पर लिखा है, उसके बारे में भी बता दीजिए, क्या? प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोटो मतलब होता है पहले, प्रोटो मतलब क्या होता है? पहले। और गाइनस जो टर्म लिया गया है वो गाइनोशियम से लिया गया है, गाइनोशियम, ठीक है। और गाइनोशियम जो है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्रोटो मतलब पहले, और गाइनोशियम मतलब यहां पर जो फीमेल सदस्य होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक। यहां पर सदस्य एक ही है, एक ही सदस्य के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा? सबसे पहले डेवलप करेगा इन कंपेरिजन टू मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनस कहते हैं। हर एक टर्म का बहुत अच्छा स्पेसिफिक मतलब है, तो आप इसको अच्छे से समझते हुए चलें। देखिए दूसरा पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है इसमें, मेल के कंपैरिजन में फीमेल पहले डेवलप होता है, इसीलिए तो इसको प्रोटोगाइनस कहते हैं ना।
मेल के कंपैरिजन में फीमेल क्या है बेटा, पहले डेवलप होता है, अर्थात होती है, अर्थात मेल गैमीट से पहले फीमेल गैमीट डेवलप होते हैं, इसीलिए इसे प्रोटोगाइनस कहते हैं। और प्रोटोगाइनस होने के कारण, ठीक है, प्रोटोगाइनस होने के कारण इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। यानी कि अगर मान लो कोई एक ऑर्गन पहले डेवलप हो रहा है, ठीक, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो ऑर्गन डेवलप होने के बाद में वो गैमेट बाहर आ गए, रिलीज हो गए, उसके बाद में दूसरा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, तो क्या यह पॉसिबल होगा कि वही एक सदस्य अपने एग को या एग से स्पर्म को फर्टिलाइज कर पाएगा, या स्पर्म जो है ना एग को फर्टिलाइज कर पाएगा? नहीं ना भाई, कोई एक डेवलप हुआ वो निकल गया, जब एक डेवलप हुआ निकल गया, और बाकी जब एक और को डेवलप होना चाहिए था, वो क्या होगा, बाद में डेवलप होगा। फिर आप कहेंगे सर जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता तो क्या होगा? भैया क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। सर कैसे होगा? अरे यार, आपको पता है ना, क्या पता है सर? आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यहां पर मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझिएगा। मैंने बोला कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंपेरिजन में बाद में डेवलप होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये कंपेरिजन में बाद में डेवलप होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव जब डेवलप ही नहीं होगा, ये डेवलप ही नहीं हुआ, ये डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है बेटा, ये क्या हुआ, डेवलप ही नहीं हुआ, किसके कंपेरिजन में? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंपेरिजन में। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। अब आप कहेंगे सर ये कहां बात हो रही है? मैं एक ए हर्डमानिया है, उस हर्डमानिया की बात कर रहा हूं। एक कोई हर्डमानिया है, इस हर्डमानिया के अंदर ये चीज पॉसिबल है। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड हो गई, तो इसका जो गैमीट होगा ना, वो कहां आ जाएगा? बताओ बच्चों, गैमीट आ जाएगा वाटर में। सॉरी, जब गैमिट वाटर में आ जाएगा, ये तो भाई साहब डेवलप ही नहीं हुए, तो वहीं पर आप देखिए कोई एक बी हर्डमानिया भी तो होगा। तो जरूरी थोड़ी ना एक ही हर्डमानिया है, एक कोई दूसरा हर्डमानिया है। इस हर्डमानिया में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म्स क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है, वाटर में एग आ चुका है। तो ए वाले हर्डमानिया का एग और बी वाले हर्डमानिया का स्पर्म मिलकर के क्या कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो हो गया ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब यही होता है ना बच्चों, कि भैया दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के गैमीट्स आपस में मिले, है ना, वही क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है, वो अपने ही गैमीट को फर्टिलाइज करते हैं। जैसे अगर आप हर्डमानिया को छोड़ करके आप बात करते हैं किसकी, आप प्लेटियलमेंथिस की बात कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट के केस में तो आपको भर भर के देखने को मिलेगा, है ना, प्लांट के केस में भर भर के देखने को मिलेगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन सेल्फ भी हो सकता है। क्रॉस होता है, क्रॉस तो बेटर होता है इन कंपेरिजन टू सेल्फ। अगर आप एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ भाई, वर्टिब्रेट में, ह्यूमन बींग्स में या अन्य जो नोटोकॉट या वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब वो अपने ही पेरेंट को या अपने पेरेंट से जन्मी संतानों को क्या कर दें, फर्टिलाइज कर दें, राइट। जैसे दो भाई बहन आपस में क्या कर दें, फर्टिलाइजेशन कर जाएं, राइट। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं इसके गोनेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? गोनेट्स के बारे में, जनद के बारे में बात करेंगे। तो गोनेट्स क्या होते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? जनद, ठीक है। गोनेट्स के बारे में बात, देखो लिखा हुआ है, हर्डमानिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो बड़े आकार के गोनेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, वो दो बड़े आकार के गोनेट यानी जनद के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें राइट गोनेट पेरिकार्डियम के ठीक पैरेलल और डोर्सल की ओर अरेंज होता है, जबकि लेफ्ट गोनेट इंटेस्टाइनल लूप में, कहां पर बेटा? इंटेस्टाइनल लूप में अरेंज रहता है। कहां पर बेटा रहता है? इंटेस्टाइनल लूप में अरेंज रहता है, ठीक है।
राइट और लेफ्ट गोनेट की बात हो रही है। अब आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ गोनेट की हम बात करें, है ना? जनन की संरचना की अगर आप बात करें, भाई जनन की संरचना कैसी होती है, हम इस पे बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है एक एडल्ट हर्डमानिया का प्रत्येक गोनेड एक लंबी यानी लॉन्ग लोब्ड, मतलब इसमें लोब प्रेजेंट होंगे, एक लंबी संरचना होगी, एक लोब संरचना होगी, स्पाइरली और हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड के रूप में होता है। ठीक है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो इसका साइज और शेप भी आप याद रखिएगा, राइट? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इसके गोनेड में 20 से 25 स्फेरिकल ओवल शेप अंडानुमा संरचनाएं, लोब, ओवल शेप लोब एक सेंट्रल एक्सिस के दोनों ओर, एक एक्सिस है उसके दोनों ओर, ठीक है, उसके दोनों ओर एक एक रो में अरेंज रहता है, एक एक पंक्ति में अरेंज रहता है। इसके सिरे पर स्थित, इसके सिरे पर अरेंज मीडियन लोब लार्जेस्ट कॉमा अनपेयर्ड और सेम के बीच के आकार की होती है। भाई इसके सिरे पर, इसका जो एपेक्स वाला रीजन है वहां पर एक मीडियन लोब अरेंज रहती है जो कि लार्जेस्ट होती है, बड़ी होती है, अनपेयर्ड होती है और सेम के बीच के आकार की दिखाई देती है। आगे देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक लोब एक लार्ज ब्रिक लाइक ईंटनुमा संरचना, एक लार्ज ब्रिक लाइक रेड, है ना, लाल कॉर्टिकल यानी वलकुटी कॉमा आउटर टेस्टिकुलर रीजन तथा एक स्मॉलर पिंक मैरो या इनर ओवेरियन रीजन का बना होता है। ठीक है, प्रत्येक लोब के अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी ईंटनुमा संरचना रेड कलर की प्रेजेंट होगी जो कि कार्टिकल आउटर टेस्टिकुलर रीजन द्वारा, तथा एक स्मॉलर पिंक, है ना, पिंक मतलब गुलाबी कलर की, है ना, मैरो पिंक मैरो या पिंक मैरो या इनर ओवेरियन रीजन का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है टेस्टिकुलर रीजन स्पर्मेटिक स्पर्मेटिक सिका या ट्यूब्यूल से भरी होती है। तो जो टेस्टिकुलर रीजन होते हैं ना बच्चा, ये स्पर्मेटिक सिका या ट्यूब्यूल से क्या रहता है बेटा, एम्बेडेड रहता है, भरे रहते हैं, जो गैमीट्स के फॉर्मेशन में भाग लेने वाली रिप्रोडक्टिव मेम्ब्रेन में या रिप्रोडक्टिव मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। तो गैमीट के समय जो निर्माण होगा तो उसमें ये क्या होता है, पार्टिसिपेट करती है। आगे देखिए लिखा हुआ है इसी प्रकार ओवेरियन रीजन की सरफेस ओवेरियन फॉलिकल के रूप में होती है। इसी प्रकार ओवेरियन रीजन की सरफेस क्या होती है बेटा, ओवेरियन रीजन के ओवेरियन फॉलिकल के रूप में होती है, जिसमें एग का निर्माण होता है। जिसमें किसका निर्माण होता है बच्चों, एग का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, गोनोडक्ट्स की। भाई गोनेड से निकलने वाली नलिकाएं, ठीक है, गोनेड से निकलने वाली नलिकाएं मतलब जो जनद है, उस जनद से मतलब टेस्टिस और ओवरी है, उससे ट्यूब निकलती है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए लिखा होगा बच्चों प्रत्येक गोनेड के सेंट्रल एक्सिस पर, कहां पर, प्रत्येक गोनेड के सेंट्रल एक्सिस पर दो गोनेड यानी कि जो दो संख्या में गोनेड्स होंगे उसकी दो ट्यूब पाई जाती है, दो गोनेड ट्यूब पाई जाती है जो ओवेरियन व स्पर्मेटिक डक्ट के रूप में होती है। एक तो ओवरी से निकलेगी तो उसको ओवेरियन डक्ट कहेंगे, और स्पर्म से निकलेगी तो उसको स्पर्मेटिक डक्ट कहेंगे। मतलब टेस्टिस से जो निकलेगी वो स्पर्मेटिक डक्ट कहलाएगी। प्रत्येक लोब के ओवेरियन रीजन की एक एक ओवेरियन डक्ट्यूल्स आपस में मिलकर के बनी होती है, आपस में मिलकर बनी एक चौड़ी नली होती है, ठीक है, जिसे ओविडक्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, ओविडक्ट कहते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है यह गोनेड के पीछे की ओर थोड़ी दूर पर ओविडक्टल अपर्चर के रूप में ओपन होती है। तो गोनेड के जस्ट थोड़ा सा पीछे की तरफ ये ओविडक्टल गोनेड के रूप में क्या होता है, ओविडक्टल अपर्चर के रूप में क्या होता है, ओपन होता है। ठीक, इसी प्रकार प्रत्येक लोब के टेस्टिकुलर रीजन की एक एक स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स के मिलने से एक नैरो डक्ट बनती है, एक सकरी भित्ति बनती है या नलिका बनती है, जिसे स्पर्मेटिक डक्ट कहते हैं, जो ओविडक्ट के अंदर की ओर चलती है और ओविडक्टल अपर्चर के थोड़ा पीछे स्पर्मिडिकल अपर्चर के रूप में, ठीक है, स्पर्मिडिकल अपर्चर के रूप में ओपन होती है।
ओविडक्ट के थोड़ा सा पीछे की ओर स्पर्मेटिकल अपर्चर के रूप में क्या होती है बेटा, ओपन होती है। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसके डायग्राम को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसका गोनेट का डायग्राम। इस पर टेस्टिस और ओवरी दोनों देखने को मिलेगी। देखिए, यहां पर समझने का प्रयास करें। जो पीछे की तरफ आपको दिख रही है ये वाली डक्ट, ठीक है, दिस इज द ओविडक्टल अपर्चर। ये क्या है बेटा, ओविडक्टल अपर्चर है। और ये वाला जो अपर्चर है, ये क्या है बेटा, इस पर मेडिकल अपर्चर, मेडुसल अपर्चर, इस पर मेडिकल अपर्चर। ये ओविडक्ट के जस्ट आगे की तरफ, ये मैं हाईलाइट करे दे रहा हूं, ये देख रहे हो, ये आगे की तरफ इस पर मेडिकल अपर्चर प्रेजेंट है। ये इसमें कई ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ठीक। और ये ब्रांचेस से क्या निकला हुआ है बेटा, ये सभी ब्रांचेस किसको फॉर्म कर रही है बेटा, ये सभी ब्रांचेस टेस्टिकुलर लोब को बनाती हैं। तो यहां पर इस तरीके से ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये ब्रांचेस इसमें आ रही, कितना सारा टेस्टिस है, ये इसी से अराइज हो रहा है। ये सब क्या है बेटा, ये सब टेस्टिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, टेस्टिस, लाइक दिस, ठीक है। मैं हाईलाइट करे दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये सब जुड़ा हुआ है इससे, मैंने रेड कलर इसीलिए यहां पर लिया है कि आपको थोड़ा सा हाईलाइट दिखाई पड़े, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, टेस्टिस लोब्स हैं। ये सब क्या है, टेस्टिस लोब प्रेजेंट है यहाँ पर। ये सारा का सारा टेस्टिस लोब पाया जा रहा है। और वहीं पर आप देखें, इसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये ओविडक्ट प्रेजेंट है। तो ये वाली जो डक्ट पाई जा रही है, ये वाली, दिस इज द ओविडक्ट, ठीक। और ये जो है, ये क्या है बेटा, ये स्पर्मेटिकल अपर्चर है और ये स्पर्मेटिकल डक्ट है। ये क्या है बेटा, ये स्पर्मेटिकल डक्ट है। और ये क्या है, ओविडक्ट है, जो पीछे की तरफ पाई जा रही है। ओविडक्ट में क्या होता है, यहां पर आप देखिए, इस तरीके से मैं हाईलाइट कर रहा हूं अंदर की तरफ, ठीक। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहां पर, दिस इज द दिस इज द ओवेरियन डक्ट्यूल्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन डक्ट्यूल्स कहते हैं। और यहीं पर आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ट्रेस करता हूं, तब आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो एरो आया है, ये वाला, ये ओवेरियन लोब्स। तो यहाँ पर आप देखो, ये इस तरीके से छोटे 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 छोटे, इन्हीं डक्ट में क्या होता है, इन्हीं डक्ट्स में क्या होता है, इस तरीके से लोब बने होते हैं, जिनको हम लोग ओवेरियन लोब्स कहते हैं, ठीक है। और जो जो टेस्टिस लोब्स हैं, इनसे स्पर्म डक्ट्स बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये जो डक्ट निकल रही है, लाइक ये वाली, ठीक है, ये जो अराइज हो रही, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं। अगर आप इसके कट सेक्शन को देखें, ठीक है, तो ये इनर ओवेरियन जोन रीजन है और ये आउटर टेस्टिकुलर जोन रीजन है। ये इधर साइड में इनर ओवेरियन जोन रीजन ले लिया, इधर आउटर ओवेरियन जोन रीजन ले लिया, भाई आउटर टेस्टिकुलर जोन रीजन ले लिया। हम इनर ओवेरियन जोन रीजन की बात करें तो उसमें आप देखिए, ये क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से ओवा प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर आपको एक स्पेस देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट, जिससे ओवम बाहर की ओर रिलीज होता है। और यहां पर ये सीलिएटेड एपिथेलियम, जो एपिथेलियम पाया जा रहा है वो बेटा कैसा है, सीलिएटेड है, जो कि ओवम को या एग को बाहर निकालने में क्या करता है, रिलीज करता है। ये भी देखो, ये सब क्या है, ये ओवम है, ये ओवा है, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं। भर भर के एग यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आप इस टेस्टिकुलर जोन रीजन में देखें, तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज दिस स्ट्रक्चर इज स्पर्मेटिक सीका। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटिक सीका बोलते हैं। और यहां पर ये जो डक्ट आप देख रहे हो लंबी सी, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक डक्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पर ये पोर है और इसी में क्या है बेटा, सीलिया भी प्रेजेंट है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है स्पर्मेटिक डक्ट। और यहाँ पर ये क्या है बेटा, स्पर्मेटिक सीका। ये सब क्या है बेटा, स्पर्मेटिक सीका, जिससे किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये है स्ट्रक्चर, क्या है बेटा, स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने देखा कि भाई हार्डमानिया के अंदर अब
क्या बन गया है? एग बन गया है और स्पर्म बन गया है। एग स्पर्म हार्डमानिया के अंदर बन चुका है। अभी जो एग और स्पर्म हार्डमानिया में बना है ना बेटा, इसका क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस वन शॉर्ट वीडियो में हम पूरे हार्डमानिया की रिप्रोडक्शन को खत्म करने वाले हैं। ठीक, तो धैर्य बना करके बैठे रहिए और ध्यान पूर्वक सुनते रहिए जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। देखिए, लिखा हुआ है हर्डमानिया एक हर्माफ्रोडाइट प्रोटोगाइनस यूरोकॉर्डेट होता है। ठीक है, अतः इसमें मेल गैमीट के कंपैरिजन में फीमेल गैमीट पहले प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसी कारण हर्डमानिया में एक्सटर्नल व क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, पहली बात, हर्डमानिया में फर्टिलाइजेशन की क्रिया दो डिफरेंट हर्डमानिया में प्रोड्यूस होने वाले गैमीट के एक दूसरे के फ्यूजन से होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, जो लगातार डिवाइड होकर के मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो को निर्मित करता है। हर्डमानिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अतः इसकी लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज पाई जाती है, जिसे एसिडियन लार्वा या टेडपोल लार्वा कहते हैं। बड़ा सिंपल है, जिसे एसिडियन लार्वा या टेडपोल लार्वा कहते हैं। ये जितना भी मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है ये बड़ा सिंपल है, आप आसानी से इसको पढ़ करके याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसिडियन लार्वा या एसिडियन टेडपोल लार्वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिडियन लार्वा कहो या आप, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया है कि इधर साइड में तो इंग्लिश पोर्शन है वो आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं। इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आपको एक साइड में इसका ही वर्जन इंग्लिश का मिल जाएगा। जल्द से जल्द मुझे एक क्लास करानी थी तो शायद ध्यान नहीं रहा, तो इस वजह से इसका इंग्लिश कन्वर्जन आपको मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे पार्ट का ही, इसी हर्डमानिया के ही दूसरे पार्ट का एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पोर्शन लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। राइट, चलो इधर देख लेते हैं। अब हम देखते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एसिडियन टेडपोल लार्वा की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेडक के लार्वा को भी हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टेडपोल लार्वा कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है हर्डमानिया की लाइफ साइकिल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हर्डमानिया की लाइफ साइकिल में कैसा डेवलपमेंट होता है बेटा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अतः इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वल स्टेज डेवलप होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को बना होगा कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और जितने भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे जुड़े ये क्लास कर रहे हैं उनको क्लास के साथ में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं तो आप टेलीग्राम को लोड करिए, फोन में सर्च कीजिए सुमित राणा। ठीक है, सुमित राणा बीएससी क्लासेस, बीएससी क्लासेस जैसे ही आ जाए आप लोग इसमें ज्वाइन कर जाइए और इसका पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे देखिए, लिखा हुआ है हर्डमानिया में टेडपोल लार्वा यानी कि एसिडियन लार्वा डेवलप होता है, जो कि 1.2 मिलीमीटर लंबा व 0.2 से 0.3 मिलीमीटर वाइड व फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ठीक है, 1.2 मिलीमीटर क्या होता है? लंबा होता है, और 0.2 से 0.3 मिलीमीटर वाइड चौड़ा होता है, और ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है और कुछ समय तक ही तैरता है, लंबे टाइम तक नहीं, कुछ ही समय तक ये तैरेगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है अपनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यह फ्रॉग के टेडपोल लार्वा के समान दिखाई देता है। अगर आप बाहर रूप से देखोगे ना बच्चा, तो बाहर रूप से बिल्कुल जैसा टेडपोल लार्वा फ्रॉग का दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरीके का आपको ये दिखाई पड़ेगा, तथा इसकी बॉडी हेड व टेल में डिवाइड रहती है। इसकी बॉडी किस में डिवाइड रहती है बेटा? हेड रीजन और टेल रीजन। आगे देखिए, लिखा हुआ है टेडपोल लार्वा के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अरेंज रहती है। टेडपोल लार्वा जो है उसके चारों तरफ क्या रहती है बेटा? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अरेंज रहती है, जिस कारण आप टेडपोल लार्वा के अंदर आसानी से झांक सकते हैं कि क्या है। चलो, मैंने बताया कि इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक तो हेड वाला रीजन पाया जाता है, दूसरा टेल वाला। तो हम ए वाले पोर्शन में हेड और ट्रंक को हम डिस्कस करेंगे। हेड रीजन और ट्रंक रीजन, धड़ और सिर, एक्चुअल में एक जैसा ही है। देखिए, लिखा हुआ टेडपोल लार्वा की बॉडी का अगला पार्ट हेड के रूप में होता है, तो 0.3 मिलीमीटर लंबा और सिलिंड्रिकल होता है। कितना होता है? 0.3 लॉन्ग, सिलिंड्रिकल होता है। इसके अगले सिरे पर तीन अडेसिव पैपिला अरेंज रहती हैं। ठीक है, जो मेटामॉर्फोसिस के समय लार्वा को किसी सरफेस के साथ अटैच होने में सहायता
करती हैं। अगर आप इसके लार्वा को देखें तो इसमें आगे की तरफ 3 एडेसिव पेपली पाई जाती हैं, ठीक है? ये क्या पाई जा रही है बेटा? 3 एडेसिव पेपली यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि लार्वा को कहीं पर ऐड होने के लिए क्या करती है बेटा? प्रोत्साहित करती है या उसको ऐड होने के लिए हेल्प करती हैं। लार्वा के हेड रीजन के डोर्सल पार्ट में एक हॉलो ओवल शेप एंड ब्रेन या सेंसरी वेसिकल्स पाया जाता है, ठीक है? अगर आप इसके हेड रीजन की बात करें तो हेड रीजन में क्या होता है? ब्रेन पाया जाता है। हेड रीजन में क्या बेटा? ये तो इसका हेड वाला रीजन है, ये पूरा क्या कहला रहा है? हेड वाला रीजन है, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा, पूरा पहले पढ़ लेते हैं। इसके हेड रीजन से नर्व कॉर्ड टेल की टिप तक अरेंज रहती है। तो हेड रीजन से ही क्या होता है? जो नर्व कॉर्ड होती है वो टेल की टिप तक अरेंज रहती है। टेडपोल लार्वा में एक पुअरली डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल भी पाई जाती है, जिसमें एक लार्ज साइज फेरिंग्स अटैच रहती है, जिसमें गिल स्लिट्स के 2 से 3 रोज अरेंज रहती हैं। गिल स्लिट्स की क्या पाई जा रही है बेटा? 2 से 3 पंक्तियां पाई जा रही हैं। ये भी बात याद रखिएगा। अगर हम टेल रीजन की बात करें तो कैसा है देखो, टेडपोल लार्वा में 0.9 mm, 0.3 mm क्या था इसका? हेड रीजन था, ठीक है? और 0.9 mm क्या है बेटा? इसका टेल रीजन, ठीक है? लेटरली कंप्रेस्ड, लेटरल साइड से क्या रहेगा बेटा? कंप्रेस रहेगा। और पॉइंटेड एंड वाली टेल पाई जाती है, नुकीली एंड वाली टेल पाई जाती है। प्रत्येक दोनों लेटरल साइड पर टेल फिन्स अरेंज रहती हैं। अगर आप देखें तो दोनों लेटरल साइड पर टेल फिन्स क्या होती है बेटा? पाई जाती हैं। टेल भाग में एक लॉन्ग नोटोकॉर्ड भी अरेंज रहती है, जो इसे सहारा प्रदान करती है। तो टेल वाले रीजन में क्या है बेटा? एक लंबी सी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो कि इसको क्या करती है बेटा? सहारा प्रदान करती है। चलो हम देख लेते हैं इसके लार्वल स्टेज को। तो यहां से यहां तक का जो भाग है ये इसका हेड प्लस ट्रंक रीजन कहलाता है। हेड प्लस ट्रंक रीजन कहला रहा है। और यहां से ये वाला पूरा रीजन क्या कहला रहा है बेटा? टेल पार्ट कहला रहा है, ठीक है? तो देखिए, यहां पर आगे की तरफ आप देखेंगे इसके एंटीरियर एंड पर कुछ इस तरीके से क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर एडेसिव पेपली है, जो कि इसको ऐड करने के लिए क्या करेगी? किसी सब्सटेंस से रोकने के लिए सहारा प्रदान करेगी। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहां पर इस तरीके से एक क्या पाई जाती बेटा? एंडोस्टाइल पाई जाती, ठीक है? और ये छोटा सा छुटकू सा ये क्या पाया जा रहा है बेटा? हार्ट पाया जा रहा है, ठीक? अगर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे हार्डमानिया में इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, लाइक ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो अपर्चर है इसको हम लोग ब्रांकियल साइफॉन कह रहे हैं। ये क्या है बेटा? ब्रांकियल साइफॉन, जिस जो ब्लॉक्ड रहता है जब तक ये लार्वल स्टेज में होता है। और ये अट्रियल साइफॉन रहता है जो कि ब्लॉक्ड रहता है। जब ये अपने एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करके बदलेगा तब ये क्या हो जाएंगे बेटा? एक्टिव हो जाएंगे। यहीं पर एक स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? स्टेटोसिस्ट, जो कि इसको बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। यहाँ पर सेरिब्रल वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो सर्कुलर फॉर्म में, इसको ऑसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑसिलस। और ये वाला जो रीजन है ना, ये दिस रीजन इज ब्रांकियल शैक, जिसको फेरिंक्स रीजन कहते हैं। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि क्या पाया जा रहा है बेटा? ये स्लिट्स पाए जा रहे हैं, फेरेंजियल स्लिट्स। और ये जो टेल वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा ये जो है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेल। और यहां पर आप देख रहे हैं अंदर की तरफ ये इंटेस्टाइन है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं स्टमक। ये टेल वाला रीजन है। टेल वाले रीजन में आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये रेड कलर का मैं जो बना रहा हूं, ये क्या? नर्व कॉर्ड है, जो हेड से लेकर के कहां प्रेजेंट है बेटा? टेल रीजन तक। और नोटोकॉर्ड इसके ये वाले रीजन में प्रेजेंट। देख रहे हो, दिस इज द नोटोकॉर्ड। इट इज नॉट अ वर्टिब्रल कॉलम, बट दिस इज द नोटोकॉर्ड। बट एक बात और याद रखिएगा, ये जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक? और नोटोकॉर्ड, एक बात याद रखिएगा, मैं बताया दे रहा हूं, हर्डमानिया के, लिख लीजिएगा, हर्डमानिया के लार्वल स्टेज में
लार्वल स्टेज में ही केवल नोटोकॉर्ड, याद रख पाओगे, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, लार्वल स्टेज में ही केवल नोटोकॉर्ड पाई जाती है एवं एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। एडल्ट में केवल नोटोकॉर्ड क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। ना तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और ना ही रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहां पर आप देखेंगे कि हार्डमानिया के लार्वा में ही केवल और केवल क्या प्रेजेंट होता है बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और नोटोकॉर्ड लार्वा में पाया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका एडल्ट, उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। तो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर हो गया। और ये नोटोकॉर्ड ना पाया जाना, ये किसके कारण होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के कारण। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। हाँ भैया आएगा, मैंने कब कहा कि नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो। और डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ हार्डमानिया। ठीक है, लिखा हुआ है सामान्य रूप से या सामान्यतः एनिमल्स में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। अगर आप हार्डमानिया को छोड़ दें तो उसके अलावा किसी भी फाइलम के एनिमल्स को आप ले लें, उसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या करता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जिसमें एक अत्यंत सरल प्रकार का जो लार्वा होता है वो एडवांस टाइप के एडल्ट में चेंज हो जाता है। दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, राइट। हार्डमानिया का उल्टा केस है। हार्डमानिया में डिफरेंट टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है। हार्डमानिया में इससे डिफरेंट होता है, जिसमें एक हाईली डेवलप्ड जो लार्वा होता है एक सिंपल टाइप के एडल्ट में चेंज होता है। और इस प्रकार का चेंजेस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। इस प्रकार का जो चेंजेस होता है बेटा क्या कहलाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है हार्डमानिया में इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस इसके सेडिमेंट्री नेचर के कारण होता है। अब आप कहेंगे सर सेडिमेंट्री कहने का मतलब क्या होता है, बेटा सेडिमेंट्री नेचर कहने का मतलब होता है स्थानबद्ध, मतलब स्थानबद्ध, एक स्थान पर यह पाया जाता है। ठीक है, हार्डमानिया के रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में इसके टेडपोल लार्वा में फॉलोइंग टाइप के चेंजेस होते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो हार्डमानिया है, इस हार्डमानिया के रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो उसके टेडपोल लार्वा में बहुत सारा चेंजेस होता है। क्या क्या चेंजेस होता है देखते हैं, वो बाद में देखेंगे रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। तो हार्डमानिया के लार्वा में बहुत सारा चेंजेस होता है। एक तो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस होता है, दूसरा प्रोग्रेसिव चेंजेस होगा। तो पहला हम देखेंगे बेटा रेट्रोग्रेसिव चेंजेस क्या क्या हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है हार्डमानिया के मेटामॉर्फोसिस में होने वाले वो चेंजेस जिनमें टेडपोल लार्वा के एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर एडल्ट हार्डमानिया में फिनिश हो जाते हैं, एडल्ट हार्डमानिया में फिनिश हो जाते हैं, उन्हें रेट्रोग्रेसिव चेंजेस कहते हैं, जो फॉलोइंग फॉर्म में होते हैं। जैसे क्या 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 चेंज होगा भैया, लार्वा लार्वा के अंदर कुछ अलग कैरेक्टर है और एडल्ट में कुछ अलग कैरेक्टर है। हाँ ये बात जरूर है कि लार्वा में एडवांस कैरेक्टर थे, एडल्ट में तो कुछ भी नहीं, वो एडवांस कैरेक्टर भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है पहला, लार्वा में पाए जाने वाले टेल रीजन में टेल फिन्स एडल्ट में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। तो आपको पता है कि लार्वा के अंदर जो टेल फिन्स पाए जा रहे थे जिससे वो स्विमिंग करने में सहायता कर रहा था, एडल्ट के केस में बिल्कुल भी एब्सेंट है, नहीं पाए जाते हैं। लार्वा की नोटोकॉर्ड एडल्ट में फिनिश हो जाती है। भाई जो लार्वा है इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो एडल्ट में नहीं पाई जाती, फिनिश हो जाती है। तथा नर्व कॉर्ड मोस्टली रिड्यूस हो जाती है, वो नर्व कॉर्ड भी कुछ हद तक फिनिश होने लगती है, हो जाती है। लार्वा में पाई जाने वाली एडेसिव पैपली, जो एडेसिव पैपली होती है लार्वा के अंदर, वो एडल्ट में यूज नहीं होता, एडल्ट में इसका कोई काम नहीं है, इसलिए यह एडल्ट में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। लेकिन ये जो एडेसिव पेपली होती है ये लार्वा को एक सुइटेबल स्थान, एक सुइटेबल सब्सटेंस प्रोवाइड करती है जिससे ये आसानी से वहां पर ऐड हो पाती है, जुड़ पाती है। ठीक है, लार्वा में पाया जाने वाला बक्कल साइफोन यानी कि जिसको माउथ कहते हैं,
वो मेटामॉर्फोसिस में अपने ओरिजिनल पोजीशन से 180 डिग्री पर रोटेट होकर के एडल्ट के एंटीरियर एंड की ओर अरेंज हो जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, एग्जामिनर फंसा देता है कि बताओ भैया 180 डिग्री रोटेशन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, किस लार्वा में होता है। तो आप कहेंगे सर टेडपोल लार्वा, किसका टेडपोल लार्वा? हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा। जी हाँ सर, आपको शायद पता नहीं है, मुझे पता है क्या, कि लार्वा में जो पाया जाने वाला बक्कल साइफोन होता है जिसको माउथ कहते हैं, वो मेटामॉर्फोसिस के समय अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 180 डिग्री पर रोटेट कर कर एडल्ट के एंटीरियर एंड पर आ जाता है। अच्छा, हाँ तुम्हें नहीं पता है, जाओ सीखो कुछ। फिर देखिए लिखा हुआ टेडपोल लार्वा में पाए जाने वाले सेंसरी ऑर्गन एडल्ट में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। अगर आप देखें तो जो लार्वा के अंदर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं ना, वो भी यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, कंप्लीटली फॉर्म में डिसअपियर हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट, टेडपोल लार्वा के एडवांस्ड कैरेक्टर, एडवांस कोऑर्डिनेट कैरेक्टर का एडल्ट हार्डमानिया में फिनिश हो जाना एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या रेट्रोग्रेसिव चेंजेस कहलाता है, जो हार्डमानिया के मेटामॉर्फोसिस का एक मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये तो बेटा हो गई हमारे किसकी बात, प्रोग्रेसिव चेंजेस की बात, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस की बात, सॉरी। अब हम बात करेंगे सेकेंड, प्रोग्रेसिव चेंजेस। अब प्रोग्रेसिव चेंजेस क्या हुआ है भाई? ऐसा थोड़ी ना कि सब खत्म हो गया, लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस हुआ और वो एकदम भद्दड़ टाइप का बन गया, ऐसा थोड़ी ना, कुछ तो चेंज हुआ होगा, कुछ तो प्रोग्रेस हुआ होगा भैया। तो देखो हार्डमानिया के टेडपोल लार्वा के कुछ कैरेक्टर एडल्ट हार्डमानिया में सरवाइव करने के लिए नेसेसरी होते हैं, अतः ये लार्वल कैरेक्टर एडल्ट हार्डमानिया में डेवलप होते हैं। ठीक है, इस टाइप के कैरेक्टर, इस टाइप के चेंजेस नॉर्मली प्रोग्रेसिव चेंजेस कहलाते हैं। जैसे सॉरी, पानी भी नहीं रखा है, मुंह सूख गया। जैसे पहला, टेडपोल लार्वा का टेल पार्ट फिनिश हो जाता है। और जो टेडपोल लार्वा है ना, इसका टेल पार्ट क्या होता है, वो निश्चित तौर पर फिनिश हो जाता है। तथा जो ट्रंक पार्ट होता है वो पियर के आकार का, नाशपाती के आकार का हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इस पार्ट में या इस पार्ट के कॉर्नर से 4 एक्टोडर्मल आउटग्रोथ डेवलप होती है। याद रखना, मैंने क्या बताया कि टेडपोल लार्वा का जो टेल पार्ट होता है वो फिनिश हो जाता है, तथा ट्रंक भाग पियर के आकार का हो जाता है। धड़ वाला जो हेड और धड़ वाला भाग है वो कैसा होता है, पियर के आकार का हो जाता है, जिसके कारण इस भाग के कॉर्नर से, तब इसका जो कॉर्नर वाला रीजन है उससे 4 एक्टोडर्मल आउटग्रोथ क्या होती है बेटा, डेवलप होती है, जो लार्वा के किसी सरफेस पर या लार्वा के किसी सरफेस के साथ ऐड होने में सहायता करती है, जिसके बाद मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है। जब ये ऐड हो जाता है किसी सब्सटेंस से या किसी सबस्ट्रेट से, तभी इसमें मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बच्चा, स्टार्ट होता है। आगे देखिए लिखा हुआ टेडपोल लार्वा का एंटीरियर रीजन बक्कल साइफोन व एट्रियम साइफोन तेजी से ग्रोथ करता है, जिसके कारण लार्वा की बॉडी रोटेट हो जाती है, तथा एडल्ट में माउथ एंड एट्रियम एक दूसरे से दूर अरेंज हो जाते हैं। एडल्ट हार्डमानिया में न्यूरल ट्यूब से एक न्यूरल ग्लैंड डेवलप होती है, जो मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। लार्वा में पाया जाने वाला स्मॉल साइज फेरिंक्स जो होता है वो एडल्ट में मोस्ट लार्ज साइज का हो जाता है, जिसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स अरेंज रहते हैं। किसमें बेटा, फेरिंक्स वाले रीजन में। ठीक है, अगला, एडल्ट हार्डमानिया में बॉडी को सेफ्टी देने के लिए एक टेस्ट कवरिंग भी पाई जाती है। तो एडल्ट हार्डमानिया के चारों तरफ एक टेस्ट कवरिंग पाई जाती है, टेस्ट ट्यूनिंग से कहते हैं। हार्डमानिया में होने वाले प्रोग्रेसिव चेंजेस एडल्ट हार्डमानिया की सेडिमेंट्री हैबिट और फिल्टर फीडर होने का इंडिकेशन देते हैं या होते हैं। तो हार्डमानिया में होने वाला जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होता है ना, ये एडल्ट हार्डमानिया की सेडिमेंट्री हैबिटेट को, ठीक है, या सेडिमेंट्री हैबिट को और उसके फिल्टर फीडर होने का क्या कहते हैं बेटा, इंडिकेशन देते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस भी होते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर चेंजेस क्या क्या होते हैं, देखिए लिखा हुआ है हार्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में पाए जाने वाले वह चेंजेस जो हार्डमानिया में उपस्थित बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में होते हैं, उन्हें मॉलिक्यूलर चेंजेस कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के चेंजेस मुख्यतः
फॉलोइंग चेंजेस की फॉर्म में होते हैं। जैसे नंबर 1, मेटामॉर्फोसिस के समय टेडपोल लार्वा के प्रोटीन जो होता है, टेडपोल लार्वा का जो प्रोटीन होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन तीव्र गति से, तेजी से प्रोटीन सिंथेसिस के कारण, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा लेकिन तेजी से फिर से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जिसके कारण बहुत सारे नए प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक, ऑब्टेन हो जाते हैं। ये भी एक खास बात है। और मेटामॉर्फोसिस के समय लार्वा के न्यूक्लिक एसिड में भी मेनी डिफरेंट्स होते हैं। जैसे डीएनए और आरएनए की अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होना, डीएनए और आरएनए की अमाउंट में क्या होना बेटा, इंक्रीजमेंट होना। और टेडपोल लार्वा में मॉलिक्यूलर चेंजेस के कारण मेटामॉर्फोसिस रेट इंक्रीज हो जाता है। और ये जो मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं ना टेडपोल लार्वा के अंदर, जिसके कारण क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं जिसके कारण जो मेटामॉर्फोसिस का जो रेट है ना, कितनी देर में मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, वो रेट क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। रेट ये नहीं कि भैया तुम कितना रुपया ले रहे हो, वो वाला रेट नहीं मेरा भाई। रेट वो वाला कहने का मतलब कि कितनी जल्दी रेट मेटामॉर्फोसिस होगा। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि भाई कैसे होता है। मेरा डायग्राम दिख रहा होगा सभी को, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। मैं कलर यहाँ पर चेंज करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कलर आप लोगों को दिख ना रहा हो। रेड कलर ले लेता हूँ, मैं दोबारा से लिख दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोई लार्वा था, एडल्ट लार्वा। इसका ये एडेसिव पेप्लिया के फॉर्म में ये चीज बनी, है ना, हेड वाला रीजन, और आकर के कहाँ ऐड हो गया बेटा, किसी सब्सटेंस से। और ये वाला जो रीजन, ये क्या था बेटा, ये टेल वाला रीजन था। डेफिनेटली ये क्या है बेटा, ये नर्व कॉर्ड यहाँ पर पाई जा रही। ये क्या है बेटा, ये नर्व कॉर्ड, ये नहीं है नर्व कॉर्ड, ये वाली पाई जा रही है। मैं चेंज करता हूँ कलर। ये क्या है बेटा, ये नर्व कॉर्ड है, ठीक है। ये क्या है, नर्व कॉर्ड है। और ये ब्लैक कलर का क्या है बेटा, नोटोकॉर्ड है। तो ये नर्व कॉर्ड है, ये क्या है, नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो धीरे 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 डिसअपियर हो जाएगा, सीधी बात है। यहां पर ये वाला रीजन क्या है, स्टमक है। इसके साइड में आप देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है, इसको एंडोस्टाइल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, एंडोस्टाइल। इसके अंदर ये जो रीजन पाया जा रहा है, इसको हम लोग फेरिंग्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, फेरिंग्स, जिसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। और ये वाला जो रीजन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। यहाँ पर छोटा सा क्या रहेगा बेटा, हार्ट रहेगा। और ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज द बक्कल साइफोन। ये क्या है बेटा, बक्कल साइफोन। अब जो 180 डिग्री पे घूमेगा ना, ये बक्कल साइफोन है। और ये वाला क्या है बेटा, अट्रियल साइफोन। ये बक्कल साइफोन को या ब्रांकियल साइफोन, इसको ब्रांकियल कहो तो ज्यादा अच्छा है। ब्रांकियल साइफोन है। और ये क्या बेटा, अट्रियल साइफोन है, ये वाला। ये क्या है, अट्रियल साइफोन। ये वाला क्या है बेटा, ये दिस इज द ब्रांकियल साइफोन। ये धीरे धीरे देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ब्रांकियल साइफोन आ जाएगा इस साइड में, और अट्रियल साइफोन चल जाएगा इस साइड में। यहाँ पर ये ब्रांकियल अपर्चर हो जाएगा, ये ब्रांकियल साइफोन हो गया, और ये अट्रियल साइफोन हो गया, और ये अट्रियल अपर्चर हो गया, आपको पता है। और यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, दिस इज द एडल्ट गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रेजेंट होता है, एडल्ट गैंग्लियंस। ये वाला रीजन एंडोस्टाइल कहलाता है। और ये फेरिंग्स है। ये क्या बेटा, फेरिंग्स है। और ये फेरेंजियल स्लिट्स है। ये गिल्स ऑफ फेरिंग्स है। ये गिल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या पाया जा रहा है बेटा, गिल्स, ठीक है। और ये वाला छोटा सा पोर्शन का स्टमक है, और यहाँ पर ये हार्ट पाया जा रहा है। और ये कोई सब्सटेंस है जिससे ये बेटा जुड़ा हुआ था, ये कोई सबस्ट्रेटम है जिससे ये लार्वा ऐड हुआ, ठीक है। हेड वाले रीजन से एडेसिव पेप्ली के कारण धीरे 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 इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शुरू हुआ। और ये क्या हुआ, इस लार्वा से इस एडल्ट में चेंज हो गया। और इसका एडल्ट कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, आद्य प्रकार का होता है, इन कंपेरिजन टू लार्वा। तो यहां तक सभी को समझ में आया बेटा, आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा हार्डमानिया का अगर देखा जाए तो ये पोर्शन कंप्लीट होता है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अपना ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ब्रांकियोस्टोमा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरा भाई,
तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। इतनी प्रीमियम क्लासेस मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिना किसी पैसे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और बस मैं बदले में क्या चाहता हूँ आपसे, सिर्फ गुरुदक्षिणा के रूप में ये चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ये जितनी भी प्रीमियम क्लासेस के फॉर्म में आपको वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। आप तो अपना फ़ायदा लें, लेकिन आपके द्वारा किसी अन्य का भी अगर फ़ायदा हो जाता है, आपके साथियों का फ़ायदा हो जाता है, तो इससे बढ़िया पुण्य वाली बात नहीं हो सकती। और आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग अच्छे से अपनी होली निपटाइए, और होली निपटाने के बाद में तुरंत पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं, और इस बार हम लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस क्या है, आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए साथ में। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद।